नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है यहाँ पर लद्दाख से सोनम वांगचुक जी से। आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले हमारी जो सरकार है, इन्होंने ये कहा था कि जो सोनम वांगचुक हैं वो एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं और इस वजह से उन पर एनएसए लगा दिया गया था। लेकिन हाल ही में अभी यहाँ पर एक खबर आ रही है कि भाई तत्काल प्रभाव से एनएसए हटाने की बातचीत कही जा रही है। तो आप सभी को पता है कि ये क्यों हुआ है, क्या सारी चीजें हैं। तो पहले तो हम यहाँ समझेंगे कि भाई ये क्यों लगाया गया था, क्या बातें कही गई, क्या बैकग्राउंड में चीजें हैं। लेह लद्दाख से जुड़ा हुआ मुद्दा हो जाते हैं और ये न्यूज आई है हमारी दैट सेंटर रिवोक सोनम वांगचुक एनएसए डिटेंशन मंथ्स आफ्टर लेह वायलेंस, जब वो अपनी आधे से ज्यादा सजा काट चुके हैं। ठीक है, तब ऐसा हुआ है। तो केंद्र ने शनिवार को लद्दाख में सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक पर लगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हटा दिया है। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि भाई आपने पहले अगर वेरीफाई ही नहीं किया था और वहां पर एनएसए लगा दिया था, तो ये भी तो किसी व्यक्ति के साथ आप गलत कर रहे हो ना। मतलब आप सेंटर में हो, आप पावर में हो, तो क्या आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करोगे? आप किसी भी व्यक्ति को उठा करके उस पर एनएसए लगा दोगे? सो दिस इज नॉट फाइन ना। और वो पर्सन आपको आगे समझ में आएगा कि एक्चुअल में सोनम वांगचुक की पर्सनैलिटी क्या रही है, कितना उन्होंने बेहतरीन काम किए हैं। अब देखिए, सरकार ने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो। गृह मंत्रालय के अनुसार सोनम ने एनएसए एक्ट के तहत अपनी हिरासत की अवधि का लगभग आधा हिस्सा भी पूरा कर लिया है, जैसे मैंने आपको बताया भी है। नाउ सोनम वांगचुक ज्यादातर आप इन्हें ऐसे जानते होंगे। अब याद आया ना कि आप कैसे सोनम वांगचुक को जान रहे हैं। 3 इडियट में जो आपने कैरेक्टर देखा था आमिर खान का, वो एक्चुअल कैरेक्टर सोनम वांगचुक जी का ही था। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देती हूँ कि भाई ये पर्सन कौन है, पर्सनैलिटी क्या हो जाती है इनकी। तो 1 सितंबर 1966 को जम्मू कश्मीर के लेह में ही इनका जन्म हुआ था। शुरुआती शिक्षा इन्होंने माँ जो थी, इन्होंने घर से ही यहाँ पर ली। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये इन्होंने स्कूलिंग करी और दिल्ली में विशेष केंद्रीय विद्यालय में इन्होंने 12वीं तक पढ़ाई करी थी। इसके बाद ये जाते हैं 1987 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से ये बीटेक करते हैं, अगेन श्रीनगर में ही। इसके बाद क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा के धनी थे, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो 2011 में ये फ्रांस में क्रेटेरे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से अर्थन आर्किटेक्चर का कोर्स भी करते हैं। इसके बाद 2002 में इनको फेलोशिप मिलती है, अशोक फेलोशिप, अशोक जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दी जाती है बेसिकली। 2008 में इनको रियल हीरोज का अवार्ड मिलता है, यानी कि वो पर्सन जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है, लोगों की जिंदगी में एक वास्तविक बदलाव लेकर के आ रहा है, इसीलिए तो रियल हीरोज का इनको अवार्ड दिया गया था। और उस पर्सन के ऊपर केंद्र सरकार ने एनएसए लगा दिया जस्ट बिकॉज वो उस टाइम वहां पर जो सिचुएशन थी उनको नॉर्मल करना चाहते थे। नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना करके आपने क्या कर दिया, उन पर एनएसए इंपोज कर दिया। अब आप सोचिए उस व्यक्ति की इमेज, उसके घर वाले लोग कितने ज्यादा आपने परेशान किए। तो ये तो एक तरीके का आप डिक्टेटरशिप वाला बिहेवियर कर रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। आप अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, ये यहाँ पर सीधा सा पता चल रहा है। 2016 में इनको रोलेक्स अवार्ड मिलता है फॉर एंटरप्राइजेस एंड 2017 में ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है। और 2018 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जो कि एक प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, और ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया जाता है, जैसे बताया, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो जब ये 1988 में स्टूडेंट थे, तब इन्होंने यहाँ पर एक एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत करी थी। 1993 से 2005 तक लद्दाख की एकमात्र प्रिंट मैगजीन ये निकाल रहे थे, लद्दाख मेलो। 1994 ऑपरेशन न्यू होप इन्होंने शुरू किया वहां पर। 2008 में हिल काउंसिल गवर्नमेंट में शिक्षा सलाहकार में इनकी नियुक्ति होती है। 2002 में लद्दाख वॉलंटरी नेटवर्क की स्थापना करते हैं और एनजीओ का पूरा एक नेटवर्क इन्होंने बनाया। 2004 में लद्दाख हिल काउंसिल गवर्नमेंट के विजन डॉक्यूमेंट्स और लद्दाख 2025 में ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल हुए थे। इसके बाद 2005 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नेशनल गवर्निंग काउंसिल फॉर एलिमेंट एजुकेशन का ये सदस्य रह चुके। तो जो पर्सन यहाँ पर भारत सरकार में मानव संसाधन जो मंत्रालय है यहाँ पर काम कर चुका है, उसको आपने कह दिया कि ये एंटी नेशनल है। खैर, आगे बात करेंगे तो यही वो व्यक्ति है जिन्होंने 2013 में आइस स्तूफा, आर्टिफिशियल ग्लेशियर का आविष्कार किया था। नाउ 2016 में हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख की स्थापना करी और 2018 में एजुकेशन रिफॉर्म और कम्युनिटी बिल्डिंग को लेकर के इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो एशिया का नोबेल बोला जाता है, ये मिला था। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति इतना प्रतिभा का धनी है,
इतने बेहतरीन काम इन्होंने किए, ग्राउंड लेवल पर इन्होंने लद्दाख को एक तरीके से पुनर्जीवित करने का काम किया, लद्दाख को बचाने का काम किया, लद्दाख के लोगों के लिए काम किया, उस पर आपने एनएसए लगा दिया और अब आप कह रहे हो कि भैया एनएसए आप रिवोक कर दो, वो भी तत्काल प्रभाव से, जब फाइनल डिसीजन आने वाला था इनके ऊपर। चलिए आप थोड़ा सा लद्दाख का मैप भी हम लोग देख लेते हैं, तो और भी ज्यादा लद्दाख की ज्योग्राफी वगैरह हमें समझ में आ जाएगी और उसके बाद ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट शुरू किया गया था एक्चुअल में वो क्यों शुरू किया गया था। तो ये है लद्दाख। यहाँ पर देखो दो लाइन आपको देखने को मिलेंगी, ये जो रेड लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं, और इसी बीच यहाँ पर ये जो आपको एक लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन हो जाती है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, जिसे चाइना ने 1993 में आधिकारिक तौर पर अपना LAC बॉर्डर स्वीकार किया था। ठीक है, टोटल अगर मैं बात करूं इस हमारी लाइन की तो कुछ 4056 किलोमीटर लंबाई हो जाती है। ये सेंट्रल सेक्टर है इसका, ये इसका वेस्टर्न सेक्टर यहाँ पर हो जाता है। इसके आगे आपको यहाँ पर सिक्किम देखने को मिलेगा, ईस्टर्न सेक्टर, और आगे आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के बीच बीच में काफी विवाद रहते भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहीं पर लद्दाख में लेकर के एक प्रोटेस्ट शुरू होता है, जहां पर ये कहा जाता है कि लद्दाख को ना आप 6 शेड्यूल में रख दीजिए, बिकॉज लद्दाख की जो ज्योग्राफी हो जाती है, लद्दाख की जो बाकी सारी चीजें हैं, वो ये डिमांड करती हैं कि भाई उसको 6 शेड्यूल में डाला जाए, स्पेशल प्रोविजन दिया जाए, क्योंकि लद्दाख के लोगों के जो राइट्स है उनका कहीं ना कहीं हनन हो रहा था। तो इसके बाद केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए एक कमेटी का भी गठन किया था। बातचीत का जो पहला दौर शुरू होता है वो 19 से 23 फरवरी तक चला। इसके बाद आधिकारिक ये प्रेस रिलीज निकाली गई कि भाई ये बातचीत हुई है, यहाँ पर ये चीजें आई हैं, राइट। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सारी चीजें हो गई थी, लेकिन अब थोड़ी सी मांग भी हम जान लेते हैं। तो भाई पूर्ण राज्य की मांग को लेकर के यहाँ पर हजारों लोगों ने कड़कड़ाती ठंड में विरोध प्रदर्शन किया, काफी लोग जमा हुए, लेह के मुख्य शहर में मार्च और नारे लगाते हुए प्रदर्शन शामिल हुए। क्या इनकी मुख्य मांगे थी कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में आप शामिल कर दीजिए, लद्दाख को पूर्ण राज्य का एक तो दर्जा दे दीजिए, लद्दाख के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग की स्थापना करिए ताकि लद्दाख का विकास हो जाए, वहां का शासन प्रशासन बेहतर तरीके से कार्य कर सके। लद्दाख में लोकसभा सीट को 1 से बढ़ा करके 2 कर दीजिए, क्योंकि विधानसभा में 1 ही लोकसभा सीट है और राज्यसभा में भी इनके प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। तो ये सारी चीजें चल रही थी लद्दाख को लेकर के, ये प्रोविजन यहाँ पर रखे गए थे और इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन ये धीरे धीरे प्रोटेस्ट क्या हुआ, काफी बड़ा हुआ और एक पॉइंट पे जाकर के ये हिंसक हो गया था, और उसके बाद पूरा का पूरा जो स्टोरी है वो जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। अच्छा, 6 शेड्यूल की जब बात आई है तो हमें पता भी होना चाहिए कि भाई 6 शेड्यूल होता क्या है, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो 6 शेड्यूल है ये बात करता है ट्राइबल डोमिनेंस का जो एरिया होता है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और वहां पर इसको स्पेशल एक तरीके से आप कह लो कि हम सिक्योरिटी देते हैं, उसके लिए यहाँ पर आपका ये जो 6 शेड्यूल है वो इम्पोज किया जाता है। प्रेजेंट समय में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं आपके असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, जिनको 6 शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब देखो, द 6th शेड्यूल वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बारदोली कमेटी। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किस कमेटी ने इसके बारे में अनुशंसा करी थी। इट प्रोवाइड्स अ लिमिटेड ऑटोनॉमी टू द ट्राइबल रीजन सो दैट दे कैन कंजर्व देयर राइट्स, कल्चर एंड द आइडेंटिटी। और इसीलिए यहाँ पर ये दिया जाता है भाई ये अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को एक तरीके से सिक्योर कर पाए। अब देखिए मेघालय को किस लिए दिया गया, बिकॉज यहाँ पर खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई और यहाँ पर जैंतिया हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई, गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है। मिजोरम को दिया जाता है, यहाँ पर चकमा ऑटोनॉमस आपकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, लाई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपकी मारा ऑटोनॉमस है, त्रिपुरा में आपकी ट्रिपल ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस है, असम में आपका दीमा हसो हो जाता है, कराबी हो जाता है और बोडोला हो जाता है। आर्टिकल 244 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बात करता है 6 शेड्यूल अंडर द आर्टिकल 244 प्रोविजन। यहाँ पर आपके ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी, जिसको भी 6 शेड्यूल के अंतर्गत रखा जाएगा, और यहाँ पर सम लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी विद इन द स्टेट, उसी स्टेट के अंदर ही आपके बना दिए जाते हैं कुछ इस तरीके की ऑटोनोमस बॉडीज। स्पेशल प्रोविजन क्या होते हैं, तो आर्टिकल 371A यहाँ पर नागालैंड के लिए है, आर्टिकल 371B में आपका आसाम है, आर्टिकल 371C में रखा गया है मणिपुर, आर्टिकल 371I में गोवा आता है, आर्टिकल 371F में सिक्किम है, आर्टिकल 371H में अरुणाचल प्रदेश है, आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र एंड गुजरात है, आर्टिकल 371J में हैदराबाद और कर्नाटका आ जाते हैं, जिनको स्पेशल प्रोविजन का स्टेटस दिया गया है। कुछ को उनके हिली एरियाज के लिए दिया जाता है, कुछ को वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है उनको देखते हुए दिया जाता है। तो लद्दाख कह रहा था कि भाई इन्वायरमेंट के तौर पर अगर हम बात करें तो भाई हिमालय हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी है इसको 6 शेड्यूल में रखना, क्योंकि हमें अपना पर्यावरण बचाना है, तो इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं
सिंपल सी बात है। नाउ यहाँ पर जो आर्टिकल 371E है इसमें आंध्र प्रदेश आता है, 371G में मिजोरम आ जाता है और आर्टिकल 371D के तहत आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो ये प्रेजेंट समय में स्पेशल प्रोविजन जिन जिन स्टेट्स में लागू है और किस आर्टिकल के तहत लागू है वो लिखा हुआ था। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि आप इस इमेजेस में देख पाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर जमा हो गए थे इन अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए और काफी बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट कर रहे थे। लद्दाख के दौरान प्रदर्शन एक दिन काफी ज्यादा हिंसक हुआ। इसकी टाइमलाइन मैं आपको बताऊंगी। लेह 24 तारीख, मौतें यहाँ पर 4 हुई, घायल 45 हुए। यही मांग थी कि भैया एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो और इसको छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा प्रदान कर दो। 10 सितंबर को यहाँ पर सोनम वांगचुक जी हड़ताल पर बैठते हैं। इसके बाद 23 सितंबर अनशन कर रहे होते हैं। दो लोगों की स्थिति यहाँ पर काफी बिगड़ जाती है जो अनशन में बैठे हुए थे सोनम वांगचुक जी के साथ। 24 सितंबर लेह बंद की अपील करते हैं, बड़ा प्रदर्शन होता है यहाँ पर। इसके बाद देखिए दोपहर 1 बजे प्रदर्शन काफी हिंसक होता है, सुरक्षा बलों की गाड़ियां, बीजेपी कार्यकर्ता में आगजनी। इसके बाद जब ये प्रोटेस्ट होता है, लाठीचार्ज होता है, यहाँ से सारी सिचुएशन बदल जाती है और उसके बाद खबर आती है दैट सोनम वांगचुक अरेस्टेड अंडर द स्ट्रिंजेंट NSA एमिड लद्दाख अनरेस्ट एंड द स्टेटहुड प्रोटेस्ट। और देन ये पूरा का पूरा मामला इस तरीके से नजर आता है हमें। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हमारी, उसका भी काफी बड़ा रोल रहता है। नाउ व्हाट इज द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो इनके ऊपर लगाया गया इस समय, वो क्या है ये भी जान लीजिए। तो ये हमारा 1980 में आया था। ठीक है, इंदिरा गांधी लेकर के आई थी इसको। गवर्नमेंट कैन डिटेन एनीवन इट्स कंसीडर एज द थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। तो यहाँ पर ये बोला गया कि अगर कोई भी देश की सिक्योरिटी को, देश की सुरक्षा को थ्रेट पहुंचाएगा तो उसको इसके तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस कैन ऑर्डर अरेस्ट, बिना किसी वारंट के उसको आसानी से आप गिरफ्तार कर सकते हो। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, किसी भी सबूत इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, जब तक चाहेंगे तब तक कस्टडी में रख सकते हैं। मैक्सिमम जो इनका डिटेंशन है वो आपका 12 मंथ का रहता है। इसके बाद मेगा अपडेट्स आप देखो तो ये इस तरीके से काफी ज्यादा न्यूज वगैरह वायरल होती हैं कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी छवि को खराब करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी जाती है। एंड यहाँ पर ये कहा गया कि जो सोनम वांगचुक है ना, वो बांग्लादेश जैसी सिचुएशन करना चाहते थे, जो बीजेपी सरकार है उसको गिराना चाहते थे। इसलिए यहाँ पर ये हमने एक तरीके से जो माइंडसेट आपको मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से ये एक्शन लिया गया और केंद्र द्वारा NSA इंपोज कर दिया गया इनके ऊपर। तो यहाँ पे बताया गया गवर्नमेंट जो कहती है कि भाई ये नेपाल में जो जंजट आंदोलन हुआ और जो बांग्लादेश में जंजी आंदोलन हुआ वैसा ये लद्दाख में करने का ट्राई कर रहे थे और ये एंटी नेशनल होता, इसलिए इन पर हमने NSA लगा दिया था। इसके बाद जब ये गिरफ्तार होते हैं तो पहली बार इनकी जो वाइफ है गीतांजलि जे आगमो, ये एक यहाँ पर अपना इंटरव्यू में कहती हैं कि सोनम को जेल में खबर दिए जाते हैं, लेकिन जिन खबरों का संबंध उनसे या लद्दाख से होता है उन्हें काट दिया जाता है। कटे हुए हिस्सों को देखकर ही सोनम समझ जाते हैं कि उनके या लद्दाख से जुड़ी कोई भी खबर जरूर आई हुई होती है। तो अब आप सोचिए कि वो उस व्यक्ति को ये तक अधिकार नहीं दिया गया कि भाई वो अपने से जुड़ी या फिर लद्दाख से जुड़ी कोई खबर भी पढ़ पाए। तो ये तो पूरी तरीके से गलत है ना कि आप व्यक्ति के साथ इस तरीके का एटलीस्ट व्यवहार नहीं कर सकते हो। बात करेंगे सोनम वांगचुक का जो हिरासत का केस टाइमलाइन था और जो आधे से ज्यादा अपनी वो सजा काट भी चुके हैं और अभी कुछ दिन पहले बोला गया कि भैया हम इनके ऊपर से NSA हटा रहे हैं। तो ये क्या रहा है, तो 26 सितंबर 2025 को यहाँ पर पूरा मामला आता है। 27 सितंबर को लद्दाख से करीब 1500 किलोमीटर दूर यहाँ पर राजस्थान की जो जोधपुर सेंट्रल जेल है इसमें इनको शिफ्ट किया गया। 3 अक्टूबर को पत्नी गीतांजलि आगमे सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जो हैबिस कॉर्पस याचिका है उसको दायर करती हैं। 10 अक्टूबर को पहली सुनवाई होती है और लद्दाख तथा केंद्र प्रशासन से जवाब मांगा जाता है, नोटिस जारी किया जाता है। यहाँ पर 16 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट मांगी और हिरासत के आधार पर वीडियो तथा दस्तावेजों पर सवाल उठाए कि आपने जिन आधार पर इनको गिरफ्तार किया और NSA लगाया है वो तो चीजें हमें समझ में आई नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फटकार लगाती है भाई केंद्र को। इसके बाद फरवरी और मार्च में 24 से ज्यादा बार मामला सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के लिस्टेड हुआ। अब बात आती है कि सरकार ने ये जो फैसला है जब लिया तो इसके बाद क्या चीजें हुई। तो देखो सरकार ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक की याचिका पर अंतिम सुनवाई यानी कि 17 मार्च के 2 दिन पहले लिया। जब अंतिम सुनवाई होने वाली थी उसके 2 दिन पहले जस्ट ये कहते हैं कि हम तो भैया हटा रहे हैं इनके ऊपर से। कोर्ट सुनवाई के दौरान वे वीडियो और फोटो देखेंगे जिनके आधार पर सरकार ने उस पर NSA लगाया था ताकि सरकार के ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए, इसीलिए 2 दिन पहले उनके ऊपर से NSA हटा दिया गया। समझ रहे हो कि कितना बड़ा जाल बिछाया गया ये सारी चीजें करने के लिए, और अब 2 दिन पहले इनको
एक तरीके से हटा दिया गया कि भाई वो फोटो और वीडियो तो उस तरीके के है ही नहीं जिन आधार पर हमने इनके ऊपर एनएसए लगाया था, तो फिर तो सरकार की पोल खुल जाती कि भाई हम तो डिक्टेटरशिप झाड़ रहे थे। नाउ जोधपुर सेंट्रल जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत ने बताया कि उन्हें भी प्रेस नोट के जरिए ही सूचना मिली है। अभी तक किसी तरीके का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। ऑर्डर आने के बाद जेल के नियम के हिसाब से आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। सरकार बोली बातचीत का माहौल बनाने के लिए हमने ये फैसला लिया है। तो उनका कहना है केंद्र सरकार का कि हम बातचीत करना चाहते हैं, सोनम वांगचुक की जो डिमांड थी वो हम सुनना चाहते हैं। अब मतलब सुने, समझ रहे हो सरकार, पहले आप किसी इंसान को इतना ज्यादा तोड़ दो, उसकी अस्मिता को एकदम झकझोर करके रख दो, उसका जो सम्मान है, उसका जो मान है उसको खत्म कर दो। किसी एक व्यक्ति के लिए क्या सबसे बड़ी चीज होती है? उसकी इज्जत होती है भाई, जो उसने समाज में इतने साल रह करके बनाई थी। उसने इतना सारा काम किया, लद्दाख के लिए, देश के लिए काम किया, और उस व्यक्ति के ऊपर आप एनएसए लगा देते हैं और उसके बाद आप एक तुच्छ सा रीजन देते हो कि भाई हम तो बातचीत करने के लिए भूमिका तैयार कर रहे हैं। तो क्या बातचीत करने के लिए आप कोई भी सरकार इस लेवल तक जा सकती है? मतलब ये तो बहुत ही हद हो गई है एकदम। अगर आप ये लेवल लेकर के आ रहे हो अपनी पॉलिटिक्स में, तो भाई ये लेवल बहुत ज्यादा गलत है, राइट। चलो आगे बात करते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि ये फैसला लद्दाख में शांति, स्थिरता और संवाद का माहौल बनाने के लिए हमने लिया है। लद्दाख में विभिन्न समुदायों और नेताओं के साथ लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। हड़ताल और विरोध प्रदर्शन का असर छात्रों, नौकरी चाहने वालों और व्यापार तथा पर्यटन तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था, तो हमें तत्काल प्रभाव से उसको खत्म करना था, इसलिए हमने ये निर्णय लिया था। हाई पावर्ड कमेटी के जरिए बातचीत यहाँ पर जारी रहेगी। जैसे ही ये निर्णय आता है तो इसके बाद यहाँ पर राजदीप सरदेसाई है, इन्होंने बोला कि ग्लैड टू सी सोनम वांगचुक हैज बीन रिलीज, ही वाज डिटेन अंडर एनएसए एंड स्पेंट क्लोज टू 6 months इन जेल, जबकि 12 महीने का पूरा रहता है प्रोसेस। Doesn't deserve just a bureaucratic statement that clearly shown grounds of the detention were filmy and they would not have stood legal security but the unqualified apology। और यहाँ पर उन्होंने खड़े होकर के एक तरीके से ट्वीट करके माफी मांगी है कि आपके साथ जो भी चीजें हुई उसके लिए हम बहुत ही ज्यादा अपने आप को निंदनीय या फिर एक कह लीजिए कि हम अपनी जो चीज़ें जो हुई हैं उससे आपके लिए माफ़ी मांगते हैं। अब देखो, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है कि क्या एनएसए का बहुत बार इस तरीके से मिसयूज़ किया गया है। एनएसए में चीज़ें ऐसी हुई हैं कि भाई आपने झूठा एनएसए लगा दिया किसी के ऊपर, उसके बाद आप कुछ दिन बाद एनएसए हटा दे रहे हो जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। आप किसी के जो पर्सनल सम्मान है या फिर जो कहते हैं डिग्निटी के साथ जीना, उसका जो फंडामेंटल राइट है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट जुड़ा हुआ है भाई उस इंसान का, आप उसे खत्म नहीं कर सकते, आप उसकी डिग्निटी खत्म नहीं कर सकते, ये आपका अधिकार नहीं है। सिंपल सी बात, किसी भी गवर्नमेंट को उसकी डिग्निटी के साथ खेलने का अधिकार नहीं होता है। और जब आप किसी फील्ड में बहुत काम करते हैं ना, आप एक डिग्निटी, अपना एक ओहदा क्रिएट करते हैं, उस ओहदे को झूठा केस लगा करके आपकी डिग्निटी को शर्मसार किया जाए, ये बहुत गलत है। ऐसा ही केस आपको देखने को मिलेगा काफिल खान, इनको भी रिलीज किया गया था मथुरा जेल से आफ्टर इलाहाबाद हाई कोर्ट क्वेश्चंस हिज डिटेंशन अंडर द एनएसए। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थे और इन्होंने एक जस्ट स्पीच दे दी थी और इनकी स्पीच के बिहाफ पर इनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया था। नेशनल सिक्योरिटी नॉट ऑलवेज अ फ्री पास अगेंस्ट द जुडिशरी से सुप्रीम कोर्ट ऑन दी पेगासस। और ऐसा ही सेम चीज हुआ था पेगासस मामले पर, जहां पर अगेन ये नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बना करके ये सारी चीजें इंपोज करी जा रही थी। तो बार बार लताड़ा है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन गवर्नमेंट है कि वो बाज आ ही नहीं रही है। तो अब आपको ये तय करना है कि क्या कोई भी सरकार इस तरीके से किसी एक व्यक्ति के ऊपर सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए और अपनी जो करतूतें उसको छुपाने के लिए एनएसए लगा सकती है? और क्या ये सही है किसी व्यक्ति की डिग्निटी को इस तरीके से तार कर देना और फिर कहना हम आपके ऊपर से एनएसए तत्काल प्रभाव से हटा रहे क्योंकि हम बातचीत करना चाहते हैं? बातचीत आप उस समय भी कर सकते थे जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब ये सारी चीजें हो रही थी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले एंड थैंक यू सो मच।